नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू समर सहारा का सहयोगी चैनल है। समर सहारा एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार है जो मध्य प्रदेश से निकलता है। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू को शुरू करने का मकसद है सामाजिक मुद्दों को उठाना। इसी कड़ी में आज हम लोन लेने की प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान में लोन लेने की प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण है बाजारवाद, उपभोक्तावाद और लोगों में उपभोग करने की प्रवृत्ति का बढ़ना। आज चारों तरफ लाखों प्रोडक्ट हैं। चारों तरफ उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए विज्ञापनों की बाढ़ है। आप टीवी पे देखिए, अखबार में देखिए, मैगज़ीन में देखिए, मोबाइल में देखिए, हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आएंगे। कोई आपको अपने बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का दावा करता है, कोई आपको कार खरीदने के लिए बोलता है, कोई आपको घर खरीदने के लिए बोलता है, कोई आपको टीवी खरीदने के लिए बोलता है। हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने को बैठा है और आप उन विज्ञापनों के आकर्षण में आकर आवश्यकता न होते हुए भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और ईएमआई के कुछ चक्कर में फंस जाते हैं। लोन भी उसी स्कीम का एक हिस्सा है जो आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाई गई है। आज उधार लेकर आप अपनी इच्छाएं पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन कर्ज के कुछ चक्कर में फंस जाते हैं। अपनी शांति, अपना सुख चैन खो बैठते हैं। आज कई तरह के प्राइवेट बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, कई तरह के बैंक्स हैं, कई तरह की संस्थाएं हैं जो आपको लोन देती हैं, अनाप शनाप लोन देती हैं। आप योग्य हो ना हो वो आपको लोन दे देती है, आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है, आपको पर्सनल लोन दे देती है और फिर आप ईएमआई चुकाते चुकाते, गुलामी करते करते अपना वजूद ही खो बैठते हैं। आज देश में 12% एनपीए हो चुका है। ये खतरे की घंटी है। बैंक्स ने अपनी रिकवरी प्रोसेस तेज कर दी है। उधारकर्ताओं को हैरास किया जा रहा है, उधारकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है रिकवरी के लिए। इसी तारतम्य में आज हमने एडवोकेट हिमांशु राय जी से बात करी कि उधारकर्ता के पास ऐसे कौन से कानूनी अधिकार हैं जिससे वो इन हरासमेंट्स या दबाव से बच सकता है। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट हिमांशु राय जी से। नमस्कार राय साहब। नमस्कार साहब। राय साहब, ये लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोन पे डिपेंड है रहे हैं लोग, छोटे छोटे लोन भी लेते हैं लोग और हर चीज़ लोन पे ही आ रही है। कमाई हो ना हो लेकिन लोन लेके लोग अपनी तमन्नाएं पूरी कर रहे हैं। तो दो प्रकार के लोन होते हैं जो मैंने सुना है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन में हम मान के चलते हैं क्रेडिट कार्ड्स हैं या पर्सनल लोन है। तो इसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है बोरोवर, तो बैंक क्या कर सकता है उसके साथ? देखिए, जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें बैंक जो बोरोवर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करता है। यदि वो सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी को अटैच कर सकता है सर्टेन लिमिट तक। 100% सैलरी अटैच नहीं कर सकता, सर्टेन लिमिट तक सैलरी अटैच कर सकता है। उसके यदि वो बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अटैच कर सकता है, पैसा वसूल कर सकते हैं। ऐसा बैंकों को और एनबीएफसी सबको ये अधिकार है और इस तरह के संबंध में कई विधियां हैं। किंतु इन सब चीज़ों का जो प्रयोग है वो बहुत सावधानी से बैंक को करना है। ऐसे भी निर्देश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ऐसा नहीं है कि आप सैलरी अटैच कर रहे हो तो उसकी इतनी सैलरी अटैच कर लो कि वो जीवन निर्वाह ही नहीं कर सके। यदि आप बिजनेसमैन है, उसका बिजनेसमैन के यदि प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो या उसके बिजनेस के असेट्स अटैच कर रहे हो तो आप इस तरह से अटैच नहीं कर सकते कि उसका बिजनेस ही बंद हो जाए। और इसी तरह से जो कॉमन मैन है, यदि किसी ने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका क्रेडिट कार्ड का कोई डिफ़ॉल्ट है तो पहले एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही आपको वसूली करनी है। उस प्रोसीजर को अलग हटाकर सीधे उसके घर पर किसी रिकवरी एजेंट को भेजकर या किसी की तरह से उसको धमका कर आप पैसा वसूल नहीं कर सकते हो। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन किया, रिकवरी एजेंट्स आके धमकाते हैं और परिवार के सामने बेइज्जत करते हैं बोरोवर को, तो इसकी रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है? आप संबंधित थाने में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये अवैध रूप से आकर धमका रहे हैं। और दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उस कंसर्निंग बैंक या
इंस्टीट्यूशन से जो आया है उसके हायर ऑफिसर्स को आप इस तरह की शिकायत कर सकते हैं। क्या रिजर्व बैंक में भी इसकी शिकायत करने का कोई प्रावधान है? बिल्कुल, रिजर्व बैंक ने भी एक ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ वो है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में जो शिकायत करता है वो स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है। वहाँ पर किसी एडवोकेट को या और किसी को अधिकार नहीं है कि वो उसके रिप्रेजेंटेटर के रूप में उपस्थित हो। जो शिकायत करता है वो स्वयं शिकायत करेगा, ऑनलाइन शिकायत करेगा, और उसको यदि सुनवाई के लिए बुलाते हैं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायतकर्ता स्वयं जाएगा, व्यक्तिगत रूप से, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं जाएगा। तो उसको सीधे एक इंटरेक्शन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों के साथ में, या जो कंसर्निंग जिसके खिलाफ उसने शिकायत की है उनको भी बुलाते हैं, और एक ग्रीवेंस सेल टाइप है कि आपस में बैठकर उन दोनों की जो शिकायतें हैं या समस्याएं हैं उनका सॉल्व करते हैं। तो हिमांशु जी, आपकी बात से समझ में आया कि कोई भी बैंक ज़बरदस्ती वसूली नहीं कर सकता है, उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो बोरोवर को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि कोई घर आके मारा पीटी करके उससे वसूली कर सकता है। बिल्कुल, यदि कोई इस तरह के काम करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में तुरंत एक्शन लेना चाहिए बोरोवर को, और संबंधित बैंक को या एनबीएफसी को या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ जरूर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि कोई आ गया है और उससे डरकर हमने पैसा दे दिया। ठीक है, आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो डिफ़ॉल्ट किया है, कोई हत्या नहीं करिए कि आपको सीधे सज़ा मिल जाए। पहले आपको नोटिस देंगे, नोटिस का आप रिप्लाई दे सकते हो। रिप्लाई देने में आप जो भी आपके कानूनी अधिकार हैं कि आप वन टाइम सेटलमेंट के लिए आप जाते हो, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या उस बैंक के सर्कुलर्स हैं जिसमें कि वो वन टाइम सेटलमेंट में सेटलमेंट कर सकते हैं, कितना राशि की छूट दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के संबंध में आप शिकायत करके और उनसे पत्राचार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे डर कर तुरंत पैसा जमा करें। और सबसे बड़ी चीज़, यदि इस तरह की कोई भी काम करता है संबंधित पुलिस थाने में जाकर जरूर शिकायत दर्ज करें। तो हिमांशु जी, ये बात तो हो गई अनसिक्योर्ड लोन की। अब सिक्योर्ड लोन में प्रॉपर्टी अटैच होती है बोरोवर की, तो उसमें कई बार हमने देखा है कि वहाँ भी रिकवरी एजेंट्स भेजे जाते हैं, बैंक द्वारा हरास किया जाता है। कई बार प्रॉपर्टी कीमत ज़्यादा होती है और कम कीमत में बेच दी जाती है बैंक में। ऐसे कई मामले आए हैं सामने। तो पहले तो ये बताइए कि सिक्योर्ड लोन में रिकवरी की प्रोसेस क्या है? देखिए, सिक्योर्ड लोन में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत पहले तो 60 दिन का नोटिस दिया जाता है रिकवरी का, कि 60 दिन के अंदर क्यों ना आप, ये नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना आपकी संपत्ति को अटैच किया जाए, और आप यदि आप चाहते हैं कि आप लोन रिपेमेंट करना चाहते हैं तो इस 60 दिन की समयावधि में आप अपना रिप्लाई दें और बैंक के साथ में आप बैठकर बातचीत करें। यदि 60 दिन के अंदर उस नोटिस का आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद में बैंक आगे उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के संबंध में एक विज्ञापन प्रकाशित करती है। विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद में फिर कलेक्टर के माध्यम से उस संपत्ति के ऊपर कब्जा लेने के लिए कार्रवाई करती है। इन सब कार्रवाइयों के दौरान जितने भी बोरोवर हैं उनको ये अधिकार है कि वे अपना पक्ष समर्थन वहाँ कर सकते हैं और बैंक के साथ में बातचीत करके वन टाइम सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। कोई भी बैंक ज़बरदस्ती किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती है। रिकवरी एजेंट को भेजकर यदि ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि मैंने अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बताया, इसी तरह से आप भी इस सिक्योर्ड लोन में भी यदि ज़बरदस्ती कोई कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो आप संबंधित पुलिस थाने में या उस बैंक के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, उन बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइंस हैं समझौते वगैरह के लिए, इस संबंध में जितनी भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी लेकर और बैंक में अपना पक्ष रखना चाहिए। बैंक को अपना वन टाइम सेटलमेंट देना चाहिए। बैंक वाले जो चेक रखते हैं, सिक्योरिटी चेक, उस सिक्योरिटी चेक को भी डालने की धमकी देते हैं कि तुमको जेल हो जाएगी, कई तरह से धमकाते हैं। तो इसमें बैंक क्या कर सकता है और बोरोवर कैसे बचाव कर सकता है? देखिए, पहले जो व्यू था कोर्ट का वो ये था कि यदि कोई चेक सिक्योरिटी में दिया गया है तो उसके आधार के ऊपर 138 परकरा में लिखित अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। किंतु अब सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू हो गया है कि भले ही आपने सिक्योरिटी के रूप में कोई चेक दिया है लेकिन वो आपकी लायबिलिटी के अगेंस्ट ही आपका चेक माना जाएगा। तो उस चेक के आधार के ऊपर बैंक कार्रवाई कर सकती है। किंतु यदि जो आपने
जितनी किस्तें हैं उतने चेक दिए हैं और बैंक किसी एक चेक के ऊपर पूरे लोन अमाउंट का भर के और फिर उसको यदि बाउंस करवाती है, तो वहाँ पर आपको ये अधिकार है, न्यायालय में भी आप ये बचाव ले सकते हैं कि साहब ये जो हमारा चेक दिया था ये हमने एक इंस्टॉलमेंट की राशि के लिए चेक दिया था और इन्होंने इंस्टॉलमेंट से अधिक सारी जो लोन अमाउंट ड्यू लोन अमाउंट था उसके बारे में ये चेक भर दिया है, या अवैध रूप से भरा गया है। क्योंकि आपने जो भी चेक दिए हैं वो सब इंस्टॉलमेंट के लिए दिए, इंस्टॉलमेंट के चेक दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं और कोर्ट आपका पक्ष सुनती है कि यदि इस तरह से इन्होंने कोई मिसयूज़ किया है तो वो उस चीज़ को खिलाफ फिर वो कार्रवाई कर सकती है कोर्ट भी। बोरोवर के लिए ये बात है कि चेक का अमाउंट वही हो सकता है जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो, पूरे अमाउंट नहीं हो सकता, ड्यू अमाउंट जितना है उतने का वो चेक नहीं डाल सकती है। लेकिन 138 के केस में जब भी बैंक इस तरह की कोई कार्रवाई करती है और आपके पास नोटिस आता है तो हर बोरोवर को लिए यह आवश्यक है कि उस नोटिस का जवाब जरूर दे। दिक्कत क्या होती है कि हर बोरोवर ये सोचकर कि ठीक है बैंक का नोटिस आया है, चेक बाउंस का नोटिस आया है, हम बैंक से बात कर लेंगे और बैंक से बात करके और फिर उसके बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। उस पीरियड में जो 15 दिन का समय है बैंक ने आपको दिया है नोटिस के माध्यम से कि इस 15 दिन के अंदर आप हमें अमाउंट अदा करें, उस 15 दिन के अंदर उस नोटिस का जवाब देकर आपको अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करनी चाहिए कि आपने इस चेक का मिसयूज़ किया है और इस तरह से आपने कार्रवाई की है, अवैध रूप से कार्रवाई की है, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब केस न्यायालय में जाता है चेक बाउंस का, तब आपका कम से कम एक बचाव का आधार बना हुआ होता है। अदरवाइज यदि आप सीधे अदालत में आकर ये कहते हैं कि साहब ये इस तरह से इन्होंने मिसयूज़ किया है, तो एक कोर्ट का ये व्यू रहता है कि जिस समय आपको नोटिस दिया गया उस समय आपने ये बात क्यों नहीं कही। प्रारंभिक रूप से ही आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। तो हमेशा जब भी नोटिस आए, चाहे वो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत नोटिस आए, चाहे वो 138 परक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत नोटिस आए, कोई भी नोटिस बैंक की तरफ से आता है उसका जरूर लिखित में जवाब दें, अपने सारे तथ्यों को बताते हुए लिखित में जवाब अवश्य दें। किसी भी नोटिस का जवाब देना चाहिए जरूर। आपने जैसा बोला कि 13(2) का नोटिस सरफेसी एक्ट में ये लोग भेजते हैं, तो 13(2) के नोटिस का कोई जवाब देना चाहिए क्या बोरोवर को? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, आप अपना पक्ष जब तक रखोगे नहीं बैंक के सामने, तब तक बैंक को कैसे मालूम पड़ेगा आपकी क्या परेशानियां हैं। 13(2) का जो नोटिस आया है उसमें वो 60 दिन का समय इसीलिए दिया गया है कि आपको जो भी अपना बचाव है वो आप अपना बचाव करें और बचाव बताएं। यदि बैंक उसको उचित समझती है तो उस नोटिस को विदहेल्ड कर सकती है, अदरवाइज 60 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद में बैंक अग्रिम कार्रवाई के लिए चली जाएगी कि आपका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसलिए नोटिस, कोई भी नोटिस हो, एक तो बोरोवर या कोई भी व्यक्ति 90% ये सोचते हैं कि कोई भी नोटिस आया है या कोई कोर्ट से सम्मन आया है तो उसको अपन वापस कर दें। वापस करना कोई इसका समस्या का निदान नहीं है। जो भी चीज़ है आप लो और उसको लेने के बाद उसको फेस करो और उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करो, तभी आपके बचाव हो सकता है। एक दूसरी बात और पूछनी थी कि ये जो 13(4) का नोटिस देती है बैंक 13(2) के बाद, तो 13(4) के अगेंस्ट में बोरोवर कहाँ जा सकता है अपील करने? सरफेसी एक्ट के जितने भी नोटिस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ही कार्रवाई हो सकती है। सिविल कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन नहीं है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जबलपुर में है, जबलपुर में उस नोटिस के अगेंस्ट कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ सिविल कोर्ट में नहीं की जा सकती और ना ही हाई कोर्ट में सीधे की जा सकती है। जो भी कार्रवाई होगी वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ही होगी। यदि कोई आपको सलाह भी देता है कि हम हाई कोर्ट में इसमें रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं या हम यहाँ सिविल कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगा देते हैं कि जिससे कि आपको पोजीशन के लिए बैंक को हम रुकवा देंगे, हम स्टे ले लेंगे, ऐसी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्रवाई होगी वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ही होगी। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाने के लिए बोरोवर को कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है? नहीं, देखिए, जब नोटिस का के अगेंस्ट आप गए हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है जमा करने की। जब फाइनल ऑर्डर हो जाता है उसके बाद में यदि आप जाते हैं तो 75% जमा करना पड़ता है। अच्छा, जी हाँ। नहीं, कई जो लॉयर्स हैं वो बोलते हैं कि 50% पहले जमा करना पड़ेगा जब DRT एक्सेप्ट करती है आपकी अपील को, तो इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है कि 50% जमा करना पड़ेगा। जब फाइनल ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट जब आप जाते हैं तो आपको 75% राशि जमा करनी होती है।
50% राशि जमा करने का जो भी एडवोकेट बोलते हैं वो सिर्फ इस उद्देश्य से बोलते हैं कि आप एक अपना डीआरटी के सामने वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब, हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम पैसा भी 50% जमा भी कर देते हैं, ताकि वो एक सॉफ्ट व्यू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का आपके प्रति हो जाए। ये नहीं वो रहे कि अरे साहब आप तो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर हैं, आपने तो पैसा ही नहीं दिया है, आप पैसा देना भी नहीं चाहते हैं। तो उस सॉफ्टनेस को सामने लाने के लिए ही वो ये अक्सर ये कहा जाता है कि 50% राशि अपन जमा कर दें या 25% राशि जमा करने का कमिटमेंट दे दें कि हम इतने दिन के अंदर इतना अमाउंट जमा कर देंगे, या एक शेड्यूल बना कर दे दें कि हम इतना पैसा जमा कर देंगे। ऐसा इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है कि 50% राशि जमा कर दी तो आपके केस को सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। ये काफ़ी न्यायालय के व्यू को सॉफ्ट करने के लिए ही इस तरह से कार्रवाई की जाती है। एडवोकेट उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं कि जिससे कि अपने क्लाइंट को फ़ायदा हो जाए। तो यदि वो बिल्कुल ही कुछ भी जमा नहीं करने का बोलते हैं तो हो सकता है कि न्यायालय ये कहे कि जब आप पैसा देना ही नहीं चाहते हैं, ना आपने इसमें भी कहा है कि हम इतने दिन में पैसा दे देंगे, तो फिर हम आपको क्यों सहायता दें। क्योंकि बैंक की या एनबीएफसी जितने भी हैं, यदि सार्वजनिक बैंक हैं तो वो सरकार का सभी लोगों का पैसा है। सब लोगों को ये लगता है, हर न्यायालय को ये लगता है कि यदि सार्वजनिक पैसा इस तरह से लोग रोक कर रखेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए उस उद्देश्य से ही इस तरह की बातें अधिवक्ताओं के द्वारा की जाती हैं। जी। वैसे आपकी बातों से ये लगा कि जो भी पैसा है बैंक का वो वापस तो करना ही पड़ता है बोरोवर को। इन सब चीज़ों से वो टाइम ले सकता है ताकि वो उभर के और कुछ पैसा दे सके, या अपनी प्रॉपर्टी बेच के, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसको बेच के पैसा दे सके। यही टाइम मिल सकता है उसको, देना तो उसको है ही। बिल्कुल। देखिए, आपने लोन लिया है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हैं, तो आपको पैसा तो देना है, और जो आपने एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो एग्रीड ब्याज की दर है, उसके आधार पर ही आपको पैसा वापस करना है। आप ये कतई नहीं हो सकता कि पैसे देने से आप छूट जाओ। ये सारी जो भी कार्रवाइयाँ हैं बोरोवर जो भी करते हैं वो सिर्फ इस उद्देश्य से होता है कि एक समय मिल जाए ताकि हम पैसे की व्यवस्था कर सकें। संपत्ति यदि मॉर्गेज है, मॉर्गेज संपत्ति को आपको सेल करना है, बैंक यदि सेल करेगी तो निश्चित रूप से पब्लिक ऑक्शन के अंदर जो भी संपत्ति विक्रय होती हैगी वो जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है उससे कम 20 से 25%, 30% कम ही मूल्य आता है। आप इस तरह से समय गेन करके अपनी संपत्ति को विक्रय कर सकते हो, उससे जो पैसा आए उससे बैंक को पेमेंट कर सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट में जा सकते हो। तो उससे आपको कुछ लाभ ये मिल जाता है कि बैंक जो रिकॉर्डेड इंटरेस्ट है या जो ओवरड्यू इंटरेस्ट उन्होंने लगाया है उसकी वो छूट दे देते हैं। इस संबंध में समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन जारी करती है कि बैंकों के साथ में बैंकों को ये निर्देश देती है कि बोरोवर्स को इस तरह के फ़ायदे दो जिससे कि जो पुरानी रिकवरीज़ हैं, जो उनके बैड डेब्ट्स में चले, उन्होंने डाल दिया है कि ये तो लोन बहुत बैड हो गया हैगा, अब इसमें पता नहीं रिकवरी होगी कि नहीं, वो उनकी स्थिति सुधरती है, बैंकों की बैलेंस शीट सुधरती है। तो इस तरह से वो काफ़ी छूट भी मिलती हैं, बैंक वाले काफ़ी छूट देते हैं आजकल। एक आखिरी सवाल हिमांशु जी, ये जो डीएम कोर्ट से ये लोग बैंक जो पोजीशन लाता है तो वहाँ पर सुनवाई नहीं होती बोरोवर की, तो क्या एक तरफा कार्रवाई होती है? ऐसे कोई नियम है क्या? देखिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होती। क्या है कि जो अधिकार हैं डीएम को वो ये हैं कि वो ये उसको सिर्फ ये देखना है कि बोरोवर ने लोन लिया है कि नहीं लिया है और उसका अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है। सुनवाई के जहाँ तक पे है कि बात वही है कि लोग सिर्फ वहाँ पर समय खींचने के लिए कार्रवाई में भाग लेते थे और बैंकों के हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए इस तरह से डूबे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी ये डायरेक्शंस दिए हैं कि डीएम को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो अपोजिट पार्टी को बुलाए, उसको बुलाकर उससे उसका पक्ष सुने। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आपके पास नोटिस आता है उस नोटिस का आप जवाब दें। उस नोटिस के जवाब को पढ़ने के बाद में यदि डीएम को यह लगता है कि नहीं मुझे पार्टी को बुलाना आवश्यक है तो वो आपको अवश्य बुलाएगा। किंतु यदि जहां साधारण स्थिति है कि आपने लोन लिया है, आपने पेमेंट नहीं किया है, बैंक जो डॉक्यूमेंट दे रही है उसके आधार के ऊपर यह सिद्ध होता है कि हाँ लोन आपने लिया हुआ है और आपके ऊपर अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो वो सीधे ऑर्डर करते हैं। उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है और ना कोई उसको ये कहा जा सकता है कि वो एक पक्षीय आदेश है। वो डीएम सारे दस्तावेजों को देखकर उसके बाद में ही उसका आदेश करते हैं, तो ये उनको अधिकार, वैधानिक अधिकार प्राप्त है इस संबंध में।
तो हिमांशु जी, आपकी बातों से ज़रूर जो भी लोन ले रहे हैं या लोन ले चुके हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा आपकी बातों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।